नमस्कार, मैं हूँ प्रीतेश और वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जिन्हें कोई पहचान की ज़रूरत नहीं। अपने राजनीतिक दांवपेचों से जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति की सारी इक्वेशंस बदल के रख दी है। महाराष्ट्र के राजनीति के वो केंद्र बिंदु में है। मेरे साथ मौजूद है थाने के कॉरपोरेटर से लेकर आज राज्य के मुख्यमंत्री पद तक का सफ़र तय करने वाले श्रीमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जी। साहब नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। नमस्कार। मेरा पहला सवाल ऐसा है कि अभी लोकसभा का इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, महाराष्ट्र में सारे फेज जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। आप लगभग पूरा राज्य घूम चुके हो, आपको क्या लगता है हवा का रुख किस तरफ है? हवा का रुख डेवलपमेंट की तरह है, महायुति की तरफ है। मैं पूरे राज्य का दौरा किया हूँ। लोगों की जो भावना है और लोगों का जो मन है वो उनका एक्सप्रेशन जो है वो तो दिखाई पड़ता है साफ साफ। और इसमें लोग जो है महाराष्ट्र के काफ़ी समझदार है और वो काम को तवज्जो देते, काम को प्रायोरिटी देते, डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देते। और हमारी सरकार जब 2 साल पहले स्थापित हो गई, हमने एजेंडा जो लिया है वो डेवलपमेंट का। ये चुनाव में हम सामने जा रहे, लोगों के सामने डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर जा रहे हैं, विकास का एजेंडा लेके जा रहे हैं। हमने 2 साल में इतने काम किए हैं जो पिछली सरकार ने सब काम बंद बिल्कुल ठप किए थे। जैसे मेट्रो का काम हो, कारशेड का काम हो, अटल सेतु हो, समृद्धि हाईवे जो नागपुर मुंबई है, कोस्टल हाईवे, ये सब काम जो है हमने उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया। और लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि काम करने वाली सरकार, सुनने वाली सरकार, निर्णय लेने वाली सरकार। और इसीलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले 4 तारीख को हम महायुति 40+ करेगी और आदरणीय मोदी जी के हाथ मजबूत करेगी और मोदी जी को तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनाएगी। चलो, एक और सवाल है सर, इस विषय पर अब तक काफ़ी चर्चाएं हो चुकी है, आपने भी काफ़ी विस्तारित रूप से इसका जवाब भी दिया है, लेकिन मैं फिर से जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा मोमेंट था जब ये ट्रिगर हुआ कि आज हमने अलग रास्ता लेना चाहिए, अलग रास्ता चुनना चाहिए, उद्धव ठाकरे की साथ छोड़कर भाजपा के साथ सरकार हमने स्थापन करना चाहिए, ऐसा कौन सा मोमेंट? क्योंकि हम चुनाव भाजपा के साथ ही लड़े थे और हमारा गठबंधन जो 25 साल पुराना गठबंधन है और हम चुनाव लड़े साथ में, सरकार बनानी चाहिए थी बीजेपी के साथ में, लेकिन दुर्भाग्यवश यह नहीं हुआ। और हमारे जो पार्टी के प्रमुख थे उन्होंने मुख्यमंत्री के कुर्सी के लालच में कांग्रेस के साथ सरकार बना दी। जब भी हमारे लोगों का विरोध था, लेकिन उनको खुद को स्वार्थ, उनको इच्छा हो गई, एक स्वार्थ जागृत हुआ, लालच हो गई और खुद मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद हमारी शिवसेना पार्टी खतरे में पड़ गई, विधायक खतरे में पड़ गए, उनके चुनाव क्षेत्र में काम नहीं हो रहे थे, उनके हमारे शिव सैनिक बेसहारा हो गए, कोई जेल में जा रहे, शिव सैनिकों का खच्चीकरण हो रहा है। और इसलिए शिवसेना को बचाने के लिए, धनुष बाण को बचाने के लिए और हमारे शिव सैनिक और हमारे विधायक जो पहले उनको डेवलपमेंट के लिए 1 रुपया नहीं मिल रहा था, आज हर एक के चुनाव क्षेत्र में विकास निधि मिल रहा है और लोगों को चिंता थी हम चुनाव कैसे फेस करें। और इसलिए आज परिस्थिति बदल गई है, इसलिए हमने ये निर्णय लिया, क्योंकि हमने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था, हम बीजेपी के साथ सरकार बनाई। आप हमेशा कहते हैं, आपके पार्टी के प्रवक्ता भी कहते हैं कि हमने हिंदुत्व के मुद्दे पर जो है वो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर भाजपा के साथ सरकार स्थापन किया है। उद्धव ठाकरे भी कहता है कि हम भी हिंदुत्ववादी है। आपके हिंदुत्व में और उद्धव ठाकरे जी के हिंदुत्व में क्या अंतर है, क्या लगता है? बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व जो है, उनके विचार जो है हम आगे बढ़ा रहे और उनके विचार को तो तोड़ मरोड़ डालने वाले उद्धव जी, आज उनका हिंदुत्व क्या है? आज सावरकर को गालियां दे रहे, उनके साथ बैठे, फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के गुणगान गा रहे, पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे। यहाँ पर कांग्रेस वाले कहते कसाब की गोली से
हेमंत करकरे शहीद नहीं हुए, इनके साथ बैठ रहे। पाकिस्तानी की बोली बोलने वालों के साथ आज ये बैठ रहे हैं। इनके चुनाव में बम विस्फोट वाले आरोपी घूम रहे प्रचार के लिए, उनके चुनाव में पाकिस्तान के झंडे फड़क रहे। ये उनका हिंदुत्व है और हमारा हिंदुत्व बाला साहब ठाकरे जी का। सबको विश्वास में लेके आगे बढ़ने का और डेवलपमेंट, विकास, ये हमारा पहला मुद्दा है। पहला एजेंडा हमारा विकास का है और विकास को ही हम आगे बढ़ा रहे। और इसीलिए हमारी सरकार में सावरकर का अपमान जो करेगा उसका उसको माफ़ नहीं करेंगे। आपने अभी सरकार का भी उल्लेख किया, आप महाविकास आघाड़ी सरकार में भी मंत्री थे, अभी तो आप मुख्यमंत्री हैं। दोनों सरकार की जो कार्य पद्धति है उसमें आपको क्या अंतर लगता है? ये पहले सरकार ठप थी, एक निगेटिविटी थी, काम बंद पड़े थे, पॉलिसी पैरालाइज हुई थी। ये फर्क था। हम ग्राउंड पे जाके काम करते हैं। पहली सरकार घर में बैठ के काम करती थी, पहले सरकार फेसबुक लाइव करके काम करती थी। ऐसा नहीं चलता है। फेसबुक लाइव करके और घर में बैठ के राज्य नहीं चलाया जाता है। पवार साहब ने खुद ही अपनी किताब में लिखा है कि मुख्यमंत्री को ग्राउंड रियलिटी का पता होना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी का पता कब चलता है? जब फील्ड में जाते हैं, वहाँ उतरते हैं, किसानों के साथ बात करते हैं, उनके खेत में जाते हैं, महिला भोगी जो हमारी माता बहनें हैं उनके साथ संवाद करते हैं, युवाओं के साथ संवाद करते हैं, तब मालूम पड़ता है उनकी तकलीफ क्या है। घर में बैठ के नहीं मालूम पड़ता। एक और बात थी जो इस इलेक्शन कैंपेन में नज़र आई, मोदी जी आप पर काफ़ी खुश है। काफ़ी वीडियोस में हमने देखा है कि आपको वो खींचकर आगे लाते हैं। वाराणसी में जब उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था तब भी आप सबसे आगे उनके साथ थे। क्या राज है आपका, मोदी जी आप पर इतना खुश क्यों है? मैं भाग्यवान हूँ कि वाराणसी में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए मुझे बुलाया। ये मैं खुशनसीब हूँ कि ऐसे ऐतिहासिक समय पर मुझे जाने का वहाँ मौका मिला। और वो काम करने वालों, मेहनत करने वालों को पसंद करते हैं, ईमानदारी और लगन से काम करने वालों को साथ देते हैं। इसलिए महाराष्ट्र को उन्होंने साथ दिया है। डबल इंजन की सरकार हम काम कर रहे हैं। और मैं भी आज तक मेरे जीवन में ऐसा प्रधानमंत्री मैं कभी देखा नहीं जो 24/7 काम करते हैं। हर वक्त उनके दिमाग में, जहन में पूरी तरह देश का विकास, देश की प्रगति, देश का सुरक्षा और देश का विकास, यही चलते रहता है। 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है? पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया देश के लिए। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी से मैं प्रेरणा भी लेता हूं और मैं भी काम करता हूं और इसलिए मुझे वो पसंद करते हैं। मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, काम करने की ताकत मिलती है। बात मोदी जी की निकली है, राहुल गांधी आगे के पंतप्रधान का चेहरा हो सकते हैं, ऐसा एक चित्र तैयार किया गया है। आपको क्या लगता है, सचमुच राहुल गांधी उस काबिल है? राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में क्या अंतर है? आप कैसे वो देखते हैं? ये जमीन आसमान का अंतर है। ये इसलिए कहता हूं कि राहुल गांधी, इनका योगदान क्या है देश के लिए? आज मैं ये कहूँगा कि मोदी जी हर वक्त देश के प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए बात करते हैं। और ये तो जो पाकिस्तान की बोली बोलते हैं उनको सर पे उठा लेते हैं। हमारे देश की बदनामी विदेश में जाके करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की बदनामी विदेश में जाके करते हैं। तो ये कौन सी देशभक्ति है? और आज मैं ये कहूँगा कि आज हमारे देश का 11वें नंबर से 5वें नंबर पे लाने का काम किसने किया है? अर्थव्यवस्था में मोदी जी ने किया है। हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किसने किया है? मोदी जी ने किया है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किसने किया है? मोदी जी ने किया है। कांग्रेस कहती थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी हटी क्या? गरीब हट गया। लेकिन मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को बीपीएल से बाहर निकाला। आज ये फर्क है। और ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे लीडर बनता है। देश के प्रति उसकी भावना होनी चाहिए,
देशभक्ति होनी चाहिए। आज कितने लोग हमारे मतलब देश के खिलाफ बात करते, पाकिस्तान के गुणगान गाते, पाकिस्तान की बोली बोलते, उनके साथ आप बैठते हो। और मोदी जी ने तो इसरो के माध्यम से चांद्रयान का यशस्वी लॉन्चिंग कर दिया। अभी कांग्रेस 50 साल हो गए, राहुल गांधी का लॉन्चिंग नहीं कर पाई, तो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? कांग्रेस को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? ये काय का कॉन्फिडेंस? हारने का? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अरे भैया, विपक्ष के लिए जितने अगर लोग लगते हैं उतने आए तो खुश नसीब समझो। एक और बात, अभी जैसा सभी को पता है कि मोदी जी से आपके अच्छे संबंध है, मोदी जी आप पर खुश है, तो इसी का फायदा आप महाराष्ट्र के लिए कैसा कर लोगे? महाराष्ट्र के भविष्य के लिए आपकी प्राथमिकताएं किस मुद्दों पर है? क्या लगता है, क्या रोड मैप हो सकता है आगे का? बिल्कुल, हम महाराष्ट्र को मोदी जी के सहयोग से आगे बढ़ाएंगे। बहुत ज़्यादा पैमाने पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रकल्प करेंगे। सूखा पीड़ित, बाढ़ पीड़ित जो इलाके हैं उसको हम सुरक्षित करेंगे। आज हजारों करोड़ की आवश्यकता है, वो मोदी जी हमें निश्चित रूप से देंगे। हमारे पास रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना हमारा मकसद है। किसानों को उनके जीवन में एक अच्छे दिन बदलाव लाने का हमारा मकसद है। युवाओं को रोजगार देने का हमारा मकसद है। इंडस्ट्री बढ़ाने का हमारा मकसद है। हमारे पास पोटेंशियल है, कनेक्टिविटी है, स्किल मैन पावर है, सब कुछ है। और महिलाओं को सक्षम बनाने का हमारा मकसद है। और सीनियर जो ज्येष्ठ नागरिक हैं उनके जीवन में भी आनंद देना हमारा मकसद है। और हमारा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का भी मकसद है। जैसे मोदी जी का $5 ट्रिलियन बनाने का मकसद है, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन जो है $1 ट्रिलियन देने का, वो हमारा मकसद है। और आज FDI में महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे है, GDP में कंट्रीब्यूटर फर्स्ट नंबर पे है। आज हमारा जो राज्य है आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ाने के लिए, नई नई इंडस्ट्री आने के लिए, यहाँ पर नया विकास करने के लिए मोदी जी का सहयोग हमें मिलेगा, ये विश्वास है हमें। की बार 400 पार, सचमुच हो जाएगा 400 पार इस बार? 400 पार के नारे के पीछे तो वो लोग सब विपक्ष वाले दौड़ रहे हैं। तो अभी हमको पता है, हम पार कर गए। हमें जितना मेजॉरिटी के लिए जितने नंबर्स लगते हैं मोदी जी को मिल गए, और इसलिए वो विपक्ष वाले चिंता में है, मोदी जी को हराएंगे, मोदी जी को हराएंगे। अरे भैया, दूसरा कुछ तो काम बोलो। देश का विकास करेंगे कभी बोलते क्या? वो देश की प्रगति करेंगे बोलते क्या? देश को नंबर 1 बनाएंगे ये बोलते क्या? मोदी जी को हराएंगे। जब जब उन्होंने बोला है 2014 में मोदी जी को हराएंगे बोला, तो जनता ने उनको उनकी जगह दिखा दी। 2019 को बहुत गालियाँ दी मोदी जी को, बहुत आरोप लगाए, जनता उनके साथ हो गई और उनका सुपड़ा साफ हो गया। विपक्ष के लिए जितने लोग आंकड़े लगते वो भी नहीं है। 2024 में भी बहुत गालियाँ दे रहे हैं, और जितनी गालियाँ, जितने आरोप, उतने जनता मोदी जी के साथ। ये समीकरण है। महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं पूछता हूँ। मराठा आरक्षण का जो विषय था वो काफ़ी ट्रेंडिंग रहा है, आप उस विषय के केंद्र में थे। मनोज जरांगे का जो पूरा आंदोलन हुआ था, आप हमेशा उसमें चर्चित थे। आपको लगता है शिंदे साहब, मराठा आरक्षण को लेकर मराठवाड़ा का कुछ हिस्सा में अभी भी कुछ रोष है, कुछ संताप है? आप कैसे वो रोष जो है वो कम करोगे? देखिए, ये मराठा रिजर्वेशन के लिए सबसे पहल हमारे सरकार ने की। जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री, तो मैं भी उनके सरकार में था, तब मराठा रिजर्वेशन दिया। हाई कोर्ट में भी उसे प्रोटेक्ट किया। सरकार बदल गई, महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, केंद्र में सुप्रीम कोर्ट में वो रिजेक्ट खारिज हो गया। जैसे हमारी सरकार आ गई, हमने तुरंत बैकवर्ड कमीशन का पुनर्गठन कर दिया। 2-3 लाख लोग पर डे काम पे लगा दिए, एक्सटेंसिव डिटेल सर्वे किया, और मराठा समाज सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है ये प्रूव किया, और 10% हमने मराठा रिजर्वेशन दिया।
मराठवाड़ा में कुणबी प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे थे, हमने जस्टिस शिंदे कमेटी गठित कर दी, कुणबी प्रमाण पत्र देने लग गए। आज ये तो हमने किया है, हमारी सरकार ने किया है। और इसीलिए मनोज जरांगे पाटिल जो है एक सोशल वर्कर है, समाज के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमें जितना भी उनको सहयोग करना है, ये पहली सरकार है कि इतना सहयोग उनको हमारी सरकार ने किया है। विपक्ष की ओर से काफ़ी कहा जाता है कि आरक्षण का जो मुद्दा है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो वो सॉल्व हो सकता है, लेकिन उनका ऐसा आरोप है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने बोल नहीं पाती है। महाराष्ट्र के जो सरकार के जो हिस्सेदार है वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने बोलते नहीं है। ये आरोप पर आपको क्या ये लगता है? फिजूल का आरोप है और ये सरकार का जिम्मेदारी, इसलिए हमने विशेष अधिवेशन बुलाया, स्पेशल असेंबली बुलाकर हमने 10% रिजर्वेशन दिया, जबकि जो सत्ताधारी इससे पहले थे उनके हाथ में था ये मराठा समाज को रिजर्वेशन देना। लेकिन उनके जान पर, उनकी ताकत पर बड़े बड़े नेता बन गए, सरकारें बन गई, लेकिन मराठा समाज जहाँ का तहाँ रह गया। हमने तो रिजर्वेशन दिया है, हमने तो कुणबी प्रमाण पत्र देने की शुरुआत कर दी। तो जो हमने दिया है आपने दिया नहीं, और हम देने के बाद ये डबल जो रोल कर रहे हैं ये गलत है। शिंदे साहब, आपने बाला साहब ठाकरे के साथ काम किया है, उद्धव ठाकरे के साथ काम किया है, लेकिन बीच में कुछ बना हुआ आपकी जो अपने आपका अलग रास्ता चुना, क्या फिर से आप एक हो सकते हो? लगता है आपको ऐसा? देखो, हमारी विचारधारा जो है बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा है, वो विचारधारा से हम सरकार बनाई है और लोग खुश है, सरकार काम कर रही है, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते बढ़ते चला रहे। हमारे आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का विचार वो हम आगे बढ़ा रहे हैं, और उनके विचार के खिलाफ जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ उनको कुर्सी, सत्ता और पैसे की लालच है। बाला साहब ठाकरे जी के विचार उनको नहीं चाहिए। आपके नेतृत्व में आप शिवसेना का भविष्य कैसे देखते हो? युवा सेना के लिए आपके दिमाग में क्या प्लान्स है? शिवसेना का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि हमारी पार्टी में आज डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है, राज्य का विकास ये हमारा मकसद है, और युवाओं को रोजगार, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना ये हमारा मकसद है। और हमारी पार्टी के अंदर, हमारी शिवसेना में, बाला साहब ठाकरे जी की विचार वाली शिवसेना में कोई बड़ा नहीं है, कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं है, हम सब कार्यकर्ता लोग हैं। पहले ये सब समझते थे हम मालिक है, बाकी सब नौकर है, क्योंकि हमारा निजी स्वार्थ कुछ नहीं है, हमारा एक ही स्वार्थ है, शिवसेना को बढ़ाना, कार्यकर्ता को न्याय देना और राज्य को आगे बढ़ाना। धन्यवाद शिंदे साहब आपके कीमती समय के लिए।